हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मैटर्स। आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप जिसे इंग्लिश में हम अर्थक्वेक बोलते हैं, वो हमारी क्लास सेवन्थ के थर्ड चैप्टर जो हमारी बदलती पृथ्वी है ना, इस चैप्टर के अंदर भूकंप के बारे में बताया गया है, पर इसमें बहुत कम बताया गया है। तो हम इलेवेंथ की जो एनसीईआरटी है ना, इलेवेंथ की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी इसे पढ़ेंगे। मैंने वहाँ से भी इसकी कुछ पीडीएफ्स उठाई हैं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन है ना वो काफ़ी हाई लेवल तक पूछे जाते हैं, तो आपसे इलेवेंथ की बुक से जो जो भूकंप की वेव्स वगैरह है ना, वो हमारी इस एनसीईआरटी में सेवन्थ की क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। तो मैंने दोनों से मिक्स करके अपना ये वीडियो तैयार किया है। तो चलो भाई, हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम यहीं से इसी से शुरुआत करते हैं। ये पहले हम सेवन्थ के एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, भूकंप के बारे में। तो सबसे पहले भाई, भूकंप क्यों आता है, ठीक है ना। तो भूकंप जैसे हम सुनते रहते हैं कि हमारी जो अर्थ के अंदर प्लेटें हैं, ठीक है ना, प्लेट्स के इधर उधर घूमती रहती है। तो प्लेट्स का मतलब क्या है, जैसे हमारी अर्थ है, अब आप एक समझिए, यहाँ ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर ऐसे इस तरह से प्लेट्स बनी हुई हैं जो घूमती रहती हैं, तैरती रहती हैं, ठीक है ना। और वो कहाँ है, नीचे, उनके नीचे मैग्मा है, वो पिघले हुए लावा के ऊपर तैरती रहती हैं, ठीक है ना। तभी तो मूवमेंट करते हैं, और जब वो मूवमेंट करती हैं आपस में ऐसे टकराती हैं, जब तो तभी भूकंप वगैरह भूकंप आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आपस में प्लेटें टकराती हैं तो एक ऊर्जा निकलती है उनसे, ठीक है ना, पावर एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और वो ही हमारी अर्थ की ऊपरी सतह पर आती है, ठीक है ना। जैसे टकराने से यहाँ से ऊर्जा निकलेगी और यहाँ पहुंचेगी, वही भूकंप बन के आती है, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए भैया, अब शुरू करते हैं पहले से, फिर इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी बाद में, जैसे जैसे टॉपिक्स में आता जाएगा। तो शुरू करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्रकार के, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसे मैंने बताया भाई, स्थलमंडल यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर की जो परपटी है, जो हमारी अर्थ के ऊपर की लेयर है, वो बहुत सी प्लेटों में बटी हुई है। हाँ भाई, प्लेटें हैं और वो मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं। यह प्लेटें हमेशा धीमी गति में चारों तरफ घूमती रहती हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जान के भाई, कि हमारी जो प्लेटें हैं वो कंटिन्यू धीरे धीरे उनमें मूवमेंट चलती रहती है, वो धीमी गति में चारों तरफ घूमती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीलीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर, यानी कि इतनी ही मूवमेंट उसकी, उनमें जो मूवमेंट होती है ना, तो वो इतनी ही नाप मापी गई है आज तक भी। जब भी जैसे भी कैलकुलेशन लगाई है हमारे साइंटिस्टों ने, कि मतलब कि हर वर्ष वो कुछ मिलीमीटर के आसपास ही मूव करती हैं वो प्लेटें। और वो प्लेटें कहाँ हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा के होने वाली गति, यानी मैग्मा के ऊपर है वो प्लेटें। जैसे ही मैग्मा के मैग्मा में हलचल होती है ना, वो लिक्विड है, लिक्विड मैग्मा अगर हलचल होगी तो ऊपर का मटेरियल है, जो हमारी प्लेटें हैं, वो भी तो मूव करेंगी। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी कि सर्कुलेटरी मोशन में घूमता रहता है, वृत्तीय, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। चलिए भैया, तो क्रियाकलाप में मतलब कि इन्होंने ये दिखाया है, आप इसको समझ लीजिए कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए, उसे जल में आधे भरे बीकर में रख दीजिए, बीकर की ऊंचाई पर गर्म कीजिए। भाई जैसे इन्होंने ये बीकर बना दिया, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें गोली डाल दी और नीचे गर्म, जैसे पानी गर्म होगा तो ये जो इन्होंने गोली बना के डाली है कागज की, ये भी क्या होगी, मूव करेगी ना, ठीक है ना। तो वो ही इन्होंने बताया है कि उसी तरह से मैग्मा पर हमारी अर्थ की जो, अर्थ के अंदर जो प्लेटें हैं वो भी मूव करती रहती हैं, घूमती हैं, उनमें भी गति होती है, ठीक है। प्लेटें, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। भाई जो नीचे का, अब जो बेस है अगर वही हिलेगा या डगमगाएगा, तो ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी है या ऊपर जो भी मटेरियल है, उन सब में चेंजेस तो आएंगे, है ना, बदलाव तो आएगा। तो प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में उसको एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। यहाँ समझिए, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, बाहर जो घटनाएं होंगी उनसे अर्थक्वेक कितना नहीं आता, जितना कि अंदर से आता है। बाहर वाली घटना से छोटे मोटे अर्थक्वेक होते हैं, उसी एरिया में आते हैं जहां पर जैसे कि पहाड़ों में खुदाई वगैरह चल रही है, खानों में खुदाई चल रही है, तो वो उसी एरिया में आते हैं। थोड़ा बहुत, वो इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, इतने हानिकारक नहीं होते, जितना कि हमारे अर्थ के अंदर से जब प्लेटें आपस में टकराती है ना, जो एनर्जी अंदर मतलब कि प्लेटों के टकराने से, भाई किसी भी चीज की टक्कर होती है तो एनर्जी तो निकलेगी। तो जो ऊर्जा, जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है ना, फिर बाद में वो सतह पर पहुंचती है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये किससे होता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ये बोल रहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें ही अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर। और जो बल पृथ्वी के
सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित यानी एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए हाँ, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। भाई हमें अंदर जो गतिविधियां अंदर जो मतलब कि गतिविधि हो रही है उनके बारे में पता नहीं होता, अचानक से नीचे प्लेटें टकरा जाती हैं तो उससे भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फटते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, किस वजह से, ये हम अर्थ के अंदर जो एंडोजेनिक फोर्स है ना उसकी वजह से होती है, और उनके बारे में हमें पहले से नहीं पता चलता क्योंकि वो आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, उनमें अचानक से टकराती है। भाई अर्थ के अंदर तो पता नहीं चलता है ना हमें कि भाई कब ये टक्कर होने वाली है। तो कभी धीमी गति, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। मतलब कि कभी तो इन ये अंतर्जनित बल जो होता है उससे हल्की गति, हल्की टकराव होता है तो हल्का भूकंप या कुछ हल्की मूवमेंट होकर रह जाती है, कभी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए पृथ्वी की गतियों को इन्होंने थोड़ा सा समझाया है। देखिए जैसे पृथ्वी की गतियां एक तो अंतर्जनित बल से, एक बहिर्जनित बल से होती है, ठीक है ना। अंतर्जनित बल आकस्मिक रूप से, आकस्मिक बल होता है भाई, अचानक से हो जाता है, पटल विरूपण बल हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए इसमें भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन, भूस्खलन मतलब पहाड़ों का या धरती का स्खलन, वहां से हटना, कट जाना या फिसलन मतलब कि टूट जाना, और पर्वत निर्माणकारी बल, और ऐसे भी होते हैं भी पर्वत भी बन जाते हैं, ठीक है ना। पर्वत भी तो बनते हैं, पटल विरूपण बल में क्या होता है, पर्वत निर्माण होता है, ठीक है। अब ये देखिए बहिर्जनित बल, देखिए ये क्या होता है बहिर्जनित बल, यानी कि जो अर्थ के बाहर हम जिसको देख सकते हैं, जो हमारी अर्थ पृथ्वी है उसकी सतह पर जो एक्टिविटी जो बल लग रहा है ना वो, यानी अपरदन और निक्षेपण होता है उससे। जैसे बहुत ज्यादा बारिश, एकदम से बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है ना, या फिर बहुत ज्यादा धूप, या बहुत ज्यादा धूप की वजह से अर्थ हमारी धरती की सतह वो फट जाती है, दरारें आ जाती हैं उसमें। नदी का बहता जल है, तेज हवाएं है, समुद्री तरंगे हैं, हिमनद है, यानी कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के आते हैं। वो बर्फ जब ग्लेशियर जब सरकते हैं धीरे धीरे, मतलब कि उनमें जब उनका पानी, उनकी बर्फ पिघलती है तो वो धीरे धीरे सरकते हैं ना, तो पहाड़ों की चोटियों से वो नीचे की तरफ सरकते हैं तो अपने साथ पहाड़ों को भी, पहाड़ के पत्थर टुकड़ों को भी सरका लाते हैं, एकदम से स्पीडली फिर नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर बनाते हैं, तो क्या होता है उससे भी ये इस तरह के फोर्सेस जो लगते हैं ना, ये बल लगता है जो हिम इनसे समुद्री तरंगों से, पवन से, नदी में बहते जल से, अपरदन और निक्षेपण से, ठीक है ना, कहीं से उठा लेना मिट्टी को हवा के द्वारा, पानी के द्वारा कहीं निक्षेपित कर देना, तो इनसे भी गतिविधियां, ये जो बहिर्जनित बल है इनसे भी तो हमारे अर्थ के बाहर जो सतह है उस पर चेंजेस आते हैं ना, ये बताने का काम क्या है यहाँ, कि भाई एक अंदर जो अंतर्जनित बल होता है उससे भी हमारे अर्थ के ऊपर बदलाव आता है, और एक बहिर्जनित बल होता है उससे भी हमारे अर्थ की ऊपरी सतह पर बदलाव आता है। पर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, अंतर्जनित बल, उससे जो भूकंप और ये ज्वालामुखी फटते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब ज्वालामुखी को हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ भूकंप के बारे में पढ़ेंगे जिसे मैं आपको 11वीं के एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो चलिए भैया हम वहीं चलते हैं, ठीक है ना। अब आज ये यहाँ देखिए ये आ गया आपका भूकंप, ये आपकी 11वीं के एनसीईआरटी से लिया है मैंने। अब इसको पढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। अब हमें जैसे कि अब अर्थ के अंदर क्या है, इन सब चीजों के बारे में भूकंप से काफी मदद मिलती है। जो भूकंप होता है ना, भूकंप से जो तरंगे आती हैं उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भाई कहाँ लिक्विड है, कहाँ ठोस है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगी कि कैसे पता चलता है, क्योंकि कुछ जो पृथ्वी के अंदर से तरंगे निकलती हैं, ये पी तरंगे, जैसे कि पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, तो ये जो तरंगे हैं ना इनकी मतलब कि इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि कोई ये जो एक तो ठोस तरंगे ठोस मटेरियल से निकलती हैं, एक लिक्विड से निकलती हैं, तो जो तरंगे जहाँ से निकलती हैं ना उसी के बेस पर ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर ठोस है हमारी पृथ्वी में, कहाँ पर मटेरियल लिक्विड में है और कहाँ ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। तो चलिए भाई अभी यहाँ यहाँ जो पढ़ रहे हैं पहले उसी को पढ़ लेते हैं, इस पर फिर आगे चलेंगे। तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, यह एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। ये भाई मैन मेड नहीं है, प्राकृतिक है। भूकंप तो प्रकृति, भाई हमारे अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है ना हमारी प्लेटों की, तो उसी वजह से भूकंप आता है। तो ये क्या है, ऊर्जा के निकलने के कारण उत्पन्न तरंगे जो उत्पन्न होते हैं ना, जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। पृथ्वी में, अब ये तो आ गया भाई, पृथ्वी में तरंगे निकलती हैं, ऊर्जा निकलती है, तो कंपन क्यों होता है भाई, तरंगे और ऊर्जा भी क्यों निकलती हैं, ठीक है ना। तो सुनिए, प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है,
भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें बांधे रहता है, फिर भी वे अलग होती हैं। मतलब कि पहले आप इसी को समझिए, आगे फिर चल बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है कि प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। पहले तो ये भ्रंश है, जिनको भूपर्पटी की शैल में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं, ठीक है ना, दरारें। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ दिखाना चाहूंगी। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ की ऊपर की परत है, ठीक है ना, ये जैसे मिट्टी है यहाँ। अब इस मिट्टी के अंदर ही जैसे अंदर क्या होता है कि कहीं कोई दरार होती है, जैसे ये हो गई, ठीक है ना। अभी मैं इनको थोड़ा डिलीट करती हूँ, आपको दरार क्लियरली दिखाना चाह रही हूँ। तो ये दरारें हैं, अभी दरार है, ये भ्रंश है। अब ये प्लेटें बनी होती हैं, देखो प्लेटों के किनारे पे भी जैसे प्लेटें बनी हुई हैं, तो प्लेटों के किनारे पे भी भ्रंश होते हैं। अर्थ की जो मैग्मा है हमारा, अर्थ की लेयर के नीचे ही तो प्लेटें हैं ना, मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, तो वो प्लेटें हैं, वो भी तो मूवमेंट करती है ना। अब बताया कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनमें मूवमेंट चलता रहता है, सरकती रहती है। जब वो प्लेटें आपस में जैसे कि टकराएंगी, अब ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, मान के चलिए जैसे ये प्लेट है एक इधर है, एक इधर है, ये अभी टकराएंगे, जहां भी ये टकराती हैं वहीं से ऊर्जा निकलती है ना, और वो ऊपर ऐसे सभी दिशाओं में वो तरंगी जाती हैं ऊपर की तरफ। तो उसी से क्या होता है, ये जो ऊर्जा निकली प्लेटों के टकराने से और जो ये तरंगे निकली हैं, ये ही तो ऊपर अर्थ पर कंपन लेके आती हैं। हमारी अर्थ की जो सतह है उस पर कंपन होता है इसी की वजह से, ठीक है ना। ये तो हो गया प्लेटों का टकराना। और एक बोल रहा है कि पर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश है। अब इसको डिलीट करके देख लेते हैं। अभी अभी बताया कि ये जैसे दरार है, ठीक है भाई, अर्थ के अंदर भी दरार होती है, थोड़ा स्पेस होता है, ऐसी जगह होती है, कम कोई वीक पॉइंट होता है, अर्थ के नीचे भी कमजोर जगह होती है, तो जहाँ दरार आ जाती है, ठीक है ना, उसी को भ्रंश बोला है। अब ये इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, ये ऊपर से जो हमारी अर्थ की मिट्टी ये प्रेशर बना रही है ना, दबाव डाल रही है इस दरार के ऊपर, और इसके दबाव से क्या है, ये यहीं ठहरी हुई है, यूं की यूं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ये यहीं ठहरी हुई है, ये दरार समझ लीजिए, ठीक है। पर एक टाइम होता है कि जब प्रेशर कंटिन्यू होता रहे, तो प्रेशर से जुड़ी तो रहती है, परस्पर बंधी रहती है, पर फिर भी एक ऐसा वो भी होता है कि जब ये प्रेशर कम होके इसके घर्षण से बंधी हुई है ना, ऊपर वाले प्रेशर से बंधी हुई है, पर ये इसका मतलब कि वीक पॉइंट भी आता है। जैसे इन्होंने यहाँ कहा, देखिए कि ये बोला था अलग होने की प्रवृत्ति, अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप सैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, ठीक है ना, और इसी के कारण ऊर्जा निकलती है। तो पहले ये समझिए, ये क्या कह रहा है कि इसी प्रवृत्ति के कारण भाई, ये एक अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई ये हमारी दरार है, और इस पर क्या आ रहा है, कंटिन्यू प्रेशर आ रहा है ऊपर से, ठीक है। अभी प्रेशर आ रहा है तो एक टाइम तक ठीक है भाई, प्रेशर आ रहा है, ये यहीं ठहरी रहेगी दरार, पर इसकी भी जैसे अलग होने की प्रवृत्ति, यानी कि ऊपर वाले प्रेशर की एक लिमिट होगी, उसके बाद ये दरार आए यहाँ होगी, मतलब कि दरार जो थी इसका इधर का हिस्सा इधर मूव कर जाएगा, इधर का इधर मूव कर जाएगा, ठीक है ना। या फिर क्या होगा, ऐसे करके ऐसे दरार पर प्रेशर आएगा, तो वो एक दूसरे से टक्कर भी कर जाएगा, हो सकता है टक्कर भी कर जाए, और हो सकता है ऐसे साइडों में भी खिसक जाए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फिर यहाँ जब ये इधर और इधर जाएगा तो भी एनर्जी आएगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर उससे भी ऊपर की तरफ फिर वो जो तरंगे निकलेंगी वो ऊपर जाएंगी, कंपन होगा अर्थ में, और ये टकराएंगी तब भी ऊपर की तरफ प्रेशर तरंगे जाएंगी, है ना। और ये अलग होगी तो इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ का मतलब ये है। अभी आप एक बात समझिए, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर आप देखिए, ये दरार थी, अब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब ये दरार अगर अलग हो जाती है, तो अलग होने के बाद जो तरंगे इधर निकलेंगी, ये इधर सरकेगी तरंगे, तो वो यो भी यहाँ आई, मान के चलो इधर वाली इधर चली गई, या इधर तक चली गई, इधर तक चली गई तरंगे, तो वो तरंगे जाएंगी कहाँ, वो अर्थ के अंदर तो थोड़े यहाँ अंदर ही थोड़ी सिमट के रह जाएंगी, वो जाएंगी तो अर्थ की सरफेस पे, मान लो वो इधर ना जाके गई, इधर और इधर तो गई, यानी कि हमारे अर्थ पर कहीं ना कहीं तो जो ये अंदर मूवमेंट हुई है उससे कहीं ना कहीं तो हमारे अर्थ की सतह पर ही तो कंपन होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ के अंदर ही खत्म हो जाएंगी, भाई वो जो ऊर्जा निकली है वो अर्थ के बाहर जाएगी, अर्थ की लेयर पर तो जरूर आएगी, जरूरी नहीं इधर नहीं जाकर साइडों में आ जाएगी, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो तो यही कहना है कि ये इधर इतना सब मतलब कि जो ये जो दरार दरार ये मतलब ये दरार थी ये अलग हो जाएगी, तो इधर और इधर ये कंपन लेके आएगी, ठीक है। और अगर दरारें ऐसी हो
भाई आपस में टकरा जाए दरार और प्रेशर से, ये जो मतलब कि नीचे जो मटेरियल है ये दरार थी आई थी, तो दरार भी तो किसी मटेरियल में आई होगी ना, अंदर जो खनिज है जो शेल्स है हमारी उनमें दरारें आई थी, तो वो शैल खंड क्या होंगे फिर आपस में टकराएंगे तो ये सीधा इधर भी और इधर भी आएगा, है ना भूकंप। तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, ये जो कह रहे हैं इसमें कि भ्रंश के किनारों पर ही, ठीक है ना, तो इन्होंने जो बोला ना कि प्राय भ्रंश के किनारों पर ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ रहे हैं आप लोग, भ्रंश क्या ही दरारें ही हैं हमारी प्रकृति की शैल के अंदर जो गहन दरारें हैं ना, उन्हीं को भ्रंश कहा गया है। जैसे भ्रंशोत पर्वत, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो जिसमें मैंने पर्वतों को समझाया था उसमें भ्रंशोत पर्वत है ना, वो सेम एज इट इज इसी का एग्जाम्पल था, जो पहले दरारें आती हैं और फिर प्लेटों की मूवमेंट से वो सरक जाती है तो पर्वत बनते हैं, ठीक है ना, तो वो ही यहाँ बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद समझ आ गया होगा कि भ्रंश के किनारों से ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश का मतलब ये दरारें, जब ऊपर से प्रेशर आता है ये दरारें जो है या तो ये अलग हो जाती हैं या आपस में टकराती हैं, जो इनके मटेरियल्स हैं दरारों के इधर और इधर फट जाती हैं या आपस में टकराती है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो ही हमारे अर्थ के सरफेस पर आती है, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। ये बता दिया ना, या तो वो शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सभी दिशाओं में गतिमान होती है, इसका मतलब ये नहीं वो सीधी ऊपर ही जाएगी, भी साइड में भी चले, अब विपरीत दिशा में गया है, मान लीजिए ऊपर से प्रेशर आ रहा था विपरीत दिशा में गई है, वो फटके दरारों से वो एनर्जी जो रिलीज हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं वो अर्थ के अंदर रह गई, वो साइडों में हमारे अर्थ की सरफेस पर ही आएंगी वो, ठीक है ना, ऊर्जा की तरंगे, तो जो सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, ठीक है ना, सभी दिशाओं में आती है, यानी अर्थ की कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थ की लेयर है उस पर कहीं ना कहीं वो ऊर्जा की तरंगे आएंगी, ठीक है। अब देखिए जहां से ऊर्जा, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब इन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि उद्गम केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है, भूकंप को किस पे मापा जाता है, ठीक है ना, ये सब चीजें, तो चलिए अब इन्हीं को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है, ठीक है, और या उसे अवकेंद्र भी कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, उद्गम केंद्र और अवकेंद्र एक है। अब ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वो अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। अधिगम जो केंद्र है वो केंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के ऊपर कोण पर होता है। मतलब कि चलिए आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है ना, वैसे तो बोर हो जाएंगे, अब ये डायग्राम यहाँ काम आएगा, देखिए अब आप यहाँ समझिए, ये एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ के ऊपर की लेयर है और ये अर्थ के अंदर का मटेरियल है। अब यहाँ जो ये बना हुआ है ना, यहाँ जैसे कि प्लेटें टकराई हैं या जो भी भ्रंश की दरारें हैं, जो भी यहाँ एक्टिविटी हुई है उससे यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई है, यहाँ यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो ऊर्जा से यहाँ सीधी इन्होंने कहा ना 90 डिग्री, तो यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न हुई ये आपका हो गया उद्गम केंद्र। क्या हो गया आपका, उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है, उद्गम केंद्र। और जो सीधी ये तरंगे ऊपर गई ना, यहाँ 90 डिग्री पे यहाँ ऊपर आई हैं, ये आपका अधिकेंद्र है, ठीक है ना। अधिकेंद्र अर्थ की ऊपरी सतह पर होता है, उद्गम केंद्र हमारी अर्थ के अंदर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अधिकेंद्र कहाँ होता है, अर्थ की सतह के अंदर, और सॉरी उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र अर्थ की सतह के ऊपर, ठीक है। और अब ये नहीं है कि बस सीधी ऊर्जा यहीं जाएगी, जो तरंगे हैं वो तो सभी दिशाओं में से जा रही हैं, ठीक है ना, और ये जहां तक जा रहा है ना, ये क्या है, अधिगम सॉरी भूकंप का क्षेत्र है, भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में जा रही है, तो इतने एरिया में भूकंप आया है, पर जो ज्यादा जो भूकंप की तीव्रता है, ठीक है ना, वो नजदीक रहेगी, धीरे धीरे भूकंप का इफेक्ट कम होता चले जाएगा दूर तक, ठीक है ना। यहाँ हल्की कंपन होगी, यहाँ जो है हल्की कंपन होगी, और यहाँ जो है ना ये नजदीकी एरिया है, यहाँ ज्यादा, यहाँ भूकंप ज्यादा कंपन करेगा, यहाँ ज्यादा दिक्कत है, मतलब कि जो नुकसान होगा या जो भी भूकंप से नुकसान हानि होती है वो सब यहीं ज्यादा होती है, भूकंप की तरंगे यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ कम। कई बार आपने देखा होगा कि आप भूकंप आया था, अभी आपको लोगों को पता चलता हल्के झटके, हल्का थोड़ा बहुत कंपन या झटके महसूस होते हैं हम लोगों को,
फिर हमें जैसे न्यूज़ पर देखते हैं तो पता चलता है कि नेपाल में या भारत के कौन से हिस्से में भूकंप आया था। तो भाई वो भूकंप आया मेन के अंदर तो वहाँ था, उद्गम और अधि के अंदर तो। हम तो क्या है उसकी सीमा में आ गए, भूकंप की तरंगों की सीमा में, जो तरंगे दूर तक गई थी ना, ये दूर तक, हम उनके अंदर आ गए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, अधि के अंदर उद्गम के अंदर। तो चलिए भैया अब अपने वापस आ जाते हैं वहीं पर। तो ये समझाया था कि जहाँ से भूकंप, जो अर्थ के अंदर जो पॉइंट होता है ना जहाँ से ऊर्जा निकलती है, वो भूकंप का उद्गम केंद्र। और जो अर्थ के ऊपर सतह पर, ठीक है ना, हमारी परपटी पर यानी ऊपरी सतह पर, हम बाहर सतह पर जो, जहाँ भूकंप डायरेक्ट उसी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री पर, ठीक है ना, ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है, ठीक है। अब अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले मतलब कि जो भूकंप का महसूस होता है ना, तो सबसे पहले अधिकेंद्र पर महसूस होता है, ठीक है ना। और अधिकेंद्र कहाँ होता है आपका, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री कोण पर होता है। क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ उद्गम केंद्र, कहाँ अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री ऊपर सतह पर अधिकेंद्र होता है, ठीक है ना। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंप की तरंगे जो होती है, भूकंप के जो कंपन होती है, तरंगे होती है, वो महसूस होती है, ठीक है। चलिए भैया तो हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगे क्या है, अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं, ठीक है ना। स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर में। और लिथोस्फेयर कौन कहा, किस एरिया को बोलते हैं, हमारी जो परपटी थी हमने पढ़ा था 35 किलोमीटर, और फिर मेंटल, कुछ मेंटल का पार्ट आता है, मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है, पर टोटली 200 किलोमीटर का एरिया जो होता है ना, ऊपर से हमारे अर्थ की सतह से शुरू होकर 200 किलोमीटर तक की गहराई में जाते हैं ना, उसे ही स्थलमंडल कहा गया, जिसके अंदर परपटी और मेंटल का एरिया इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अभी अच्छा ठीक है, स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ बीच में बोला था कि हम स्थलमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे जब समझेंगे, पर हमने तो पढ़ लिया है भाई पहले से। आपने अगर ना पढ़ा हो किसी ने, तो मेरी लास्ट पीछे की कुछ वीडियोज में आप देख सकते हैं। अर्थ की तीनों लेयर्स को मैंने अच्छे से समझा रखा है, परपटी, मेंटल और क्रोड को, ठीक है ना, तो आप वहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी की धरातल से 200 किलोमीटर तक होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई, ठीक ना। और स्थल मंडल में किसको इंक्लूड किया गया है, हमारी परपटी और मेंटल के ऊपरी भाग को, यानी कि जहां से मतलब कि ऊपर से लेके, परपटी से लेके 200 किलोमीटर तक की जो गहराई में जितना एरिया मेंटल कहा जाता है उसको, ठीक है ना। भूकंपीय यंत्र, अब भूकंप को किस में मापा जाता है भाई, सिस्मोग्राफ पर। तो भूकंपीय यंत्र सिस्मोग्राफ पर सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है, ठीक है ना। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है, सॉरी। यह वक्र तीन अलग अलग बनावटी तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक तो भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक मतलब जो धरती के अंदर चलती है, अर्थ की सतह पर पहुंचने से पहले जो तरंगे उद्गम केंद्र से शुरू होती है ना, और ऊपर की तरफ जब आती है, ऊपर मतलब कि सभी दिशाओं में जाती हैं और अर्थ की सरफेस पर आती हैं, तो उनको, जो अर्थ के अंदर अंदर जो तरंगे होती है उनको भूगर्भिक तरंगे। और जो सतह पर पहुंचने के बाद जब भाई वो ऊर्जा सतह पर आती है, फिर सतह के ऊपर जो कंपन होती है ना, उसको धरातलीय तरंगे कहा गया है, ठीक है ना। अंदर चलती है उनको भूगर्भिक तरंगे, और सतह पर पहुंचकर जो सतह पर हलचल मचा देती है ना, उनको धरातलीय तरंगे। तरंगों से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, इनको ध्यान से समझना। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा गया है। भूगर्भिक तरंगों का धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, इन्हें धरातलीय तरंगे कहा गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है, अब यहाँ से भूकंप पैदा हो रहा है, मतलब कि सॉरी, यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो जो तरंगे ये अंदर से अभी जा रही है ना, जो तरंगे, ठीक है ना, ये क्या है, जब तक ये यहाँ है ना नीचे, हमारे अर्थ की लेयर के नीचे है, हमारे अर्थ के अंदर है, तब तक तो क्या है, ये भूगर्भिक तरंगे, यानी भूगर्भिक तरंगे। और जब ये ऊपर आ जाएंगे ना सतह पर, और ये बाहर आकर, ये बोला कि सतह पर आकर हलचल करती है, अन्योन क्रिया होती है, तब ये बन जाते हैं धरातलीय तरंगे, ठीक है ना। अर्थ के अंदर है तब तक भूगर्भिक है, अर्थ के बाहर है तो धरातलीय है। अब ये ध्यान रखिएगा, अर्थ के अंदर है ना ये तरंगे, इन्हीं को पी और एस,
इन्हीं को पी और एस वेव्स कहा गया है, पी वेव्स और एस वेव्स। और जब ये बाहर आ जाती है ना, तब ये पी और वे एस ना रहकर ये हो जाती है धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे, ठीक है ना। तब ये धरातलीय तरंगे बन जाती हैं। अर्थ के अंदर पी और एस वेव्स अर्थ के अंदर होती है धरातलीय तरंगे, पी और एस वेव्स बाहर आकर जो नुकसान बना, मतलब कि जो हानि करती हैं, और जो ये हमारी बिल्डिंग सरक जाती हैं, पहाड़ चट्टानें सरक जाती हैं, या जो भी हलचल होती है ना, वो फिर धरातलीय तरंगों के द्वारा होती है। ये तरंगे जब बाहर रिलीज करती है ना एनर्जी, अर्थ के अंदर एनर्जी को, जब एनर्जी निकलती है यहाँ से उद्गम केंद्र से, और ये जब चलती हैं तो ये पी और एस वेव्स होती हैं। और जब ये अर्थ पर पहुंचकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, और जब नुकसान करती है, जो डिस्ट्रक्शन करती हैं, उसको, उन तरंगों को फिर धरातलीय, बाहर उन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है, और अंदर इन्हें भूगर्भिक तरंगे यानी पी और एस वेव्स कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अब देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पी और एस वेव्स आपकी कहाँ होती है, भूगर्भिक तरंगों में होती है, वैसे नहीं, वरना तरंगे क्या होती है, दो ही प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तीन प्रकार की हम तरंगे पढ़ते हैं, तो पी और एस वेव अंदर होती है, ठीक है। अब देखिए, भूगर्भिक तरंगों पर, यहाँ आ जाते हैं, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। भूगर्भिक तरंगों पर धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कई नई तरंगे उत्पन्न होती है। अभी ये कह दिया ना कि भूगर्भिक तरंगे धरातलीय शैलों के, यानी कि जो भूगर्भ की जो तरंगे हैं, ये पी और एस वेव से जब ऊपर जाती हैं तो धरातल पर पहुंचती हैं, तो उन शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया होने के कारण नई तरंगे बढ़ती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, धरातलीय तरंगे, समझे। यानी कि पी और एस वेव्स जो अंदर वाली तरंगे हैं, अर्थ के अंदर वाली, वो बाहर पहुंच के धरातलीय तरंगे बन जाती हैं, ठीक है। ये तरंगे साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, और पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, ठीक है ना, जिसमें इन तरंगों की दिशाएं बदल जाती हैं। भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। अभी भूगर्भिक तरंगे तो पढ़ रहे हैं, अभी घनत्व वगैरह जो पढ़ रहे हैं ना, इसको मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। देखिए पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एस तरंगे कहा जाता है, पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, धरातल पर, पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। पी तरंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं, जो अभी आप यहाँ से समझिए। मान लीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है ना, और यहाँ भूकंप का अधिकेंद्र है, सॉरी, उद्गम केंद्र है। अब यहाँ से तरंग निकल रही है, तो ये है आपकी पी तरंग। मैं पहले आपको पी के बारे में बता रही हूँ। तो ये एकदम पहले तो सीधी सी बात है, ये समानांतर जाएंगी, ठीक है ना, बिल्कुल समानांतर जाती है सीधी ये तरंगे, ठीक है ना। तो ये तरंगे एक तो समानांतर जाती हैं, दूसरी बात ये ठोस से, चाहे वो लिक्विड हो, मान लो अर्थ हमारे जो मेंटल में है, लिक्विड मैग्मा भी है, ठीक है ना, और ठोस भी है, तो वो ठोस और लिक्विड दोनों में से चली जाती हैं, पार चली जाती है, रुकती नहीं है, ठीक है ना, दोनों में समान रूप से गति करती है। और जितनी स्पीड ध्वनि की होती है ना, उस स्पीड से ये तरंगे चलती हैं। तो पी तरंगे ध्वनि की स्पीड से चलती हैं, ठीक है ना, यानी बहुत तीव्र गति से चलती हैं, ध्वनि की स्पीड से चलती हैं, ठोस और लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में निकल सकती हैं। ये तीनों में पी तरंगे ठोस, लिक्विड और गैस तीनों में निकलती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर ये सबसे पहले पहुंचती है, अर्थ के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है ना। अभी इसमें देखो सारी बातें बताएगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पी तरंगे तीव्र गति से चलती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि की तरंगों जैसी होती है, ठीक है ना, जैसे ध्वनि की तरंगे हैं, वो तरल, ठोस और लिक्विड तीनों फॉर्म से गुजर सकती हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। पी तरंगे तीनों पदार्थों से, जैसे लिक्विड हो, तरल आ गया, ठोस है या गैस है, तीनों से जाती हैं पार। और प्राथमिक तरंगे हैं क्योंकि सबसे पहले, अगर आज अर्थ पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, तो पी तरंग, इसलिए प्राथमिक तरंग कहते हैं। तीनों फॉर्म्स में जाती है, गैस में, तरल में और ठोस में, ठीक है। और ध्वनि की तरंगों जैसी होती है। क्वेश्चन एक लाइन में नहीं पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएंगे, मटेरियल यही होगा, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, पर उनको इतना कंफ्यूजिंग बना, उनका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको रीजनिंग, अपने माइंड की एबिलिटीज चेक लगानी पड़ेंगी पूरी, क्योंकि वो यहाँ एग्जामिनर यहाँ ये देख रहा है कि आप कितनी कैपेसिटी, आप बच्चों को कैसे समझाएंगे जब आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ठीक है ना।
तो चलिए भैया एस तरंगे पढ़ लेते हैं। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल बाद पहुंचती है, यानी कि पी तरंगों के बाद पहुंचती है, थोड़े से डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस के बाद, इसलिए इन्हें द्वितीय तरंगे कहते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल ठोस में चलती है, ध्यान रखिएगा। एस तरंगे ओनली ठोस माध्यम से जाती हैं, लिक्विड में नहीं जाती हैं। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता, यही एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और इसी के द्वारा फिर जो है हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने भूगर्भ की संरचना के बारे में पता भी किया है। आ जाते हैं परावर्तन। चलो पहले 1 मिनट में आपको ये बता देती हूँ लिक्विड और ठोस वाला मैटर। अब देखिए, अर्थ है, ये उद्गम केंद्र था भूकंप का। अब पी तरंगे तो चली गई सीधी, चाहे कोई भी लिक्विड आए, ठोस है, गैस है, उनको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, वो तो अर्थ पर पहुंच गई पी तरंगे। और जो ये एस तरंगे है ना, अब मान के चलो हमें पता है हमारी ये जो अर्थ की क्रोड है ये ठोस है, ठीक है, फिर थोड़ी सी लिक्विड है ना, ये लिक्विड में है। तो अब वो, चलो यहाँ से तरंगे उठ रही हैं, अब यहाँ से मान के चलिए, वो छोड़िए आप उधर से, दोबारा बताती हूँ 1 मिनट आपको मैं। ये आपको पता है कि ये क्रोड है, ये तो ठोस है, यहाँ लिक्विड है क्रोड, हमारी क्रोड भी तो लिक्विड और ठोस है ना, आंतरिक क्रोड हमारी ठोस है और जो बाहरी बाह्य क्रोड है वो लिक्विड है। और जो तरंग, जो हमारा अर्थ में जो भूकंप आ रहा है वो हमारी प्लेटें भाई मैग्मा पर, मेंटल में जो मैग्मा है उस पर तैर रही है ना, तो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है भूकंप। तो भी तरंगे इधर जा रही है तो इधर भी तो जा रही है ना, जो पी तरंगे है वो तो इधर भी गई, इधर भी गई, पार चली गई, ठीक है ना, सीधे ठोस में और लिक्विड में, ठीक है। पर जो एस तरंगे है ना, अब वो क्या होता है, वो ठोस में ही रहेंगी यहाँ तक, और जो ये अंदर जो लिक्विड में ये एरिया जो लिक्विड था ना, यहाँ नहीं जाएंगी, ठीक है ना, ये यहीं तक आएंगी, बस यहाँ तक ही पहुंचेंगी, ऐसे ऐसे बस यहाँ तक पहुंच जाएंगी, पर लिक्विड में नहीं जाएंगे एस तरंगे। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट है, अब उन्हें क्या पता चला कि हमारी जो क्रोड है वो लिक्विड है और ठोस है, क्योंकि अंदर तक तो कोई गया ही नहीं है और ना इतनी गहरी खुदाई की गई है। तो इन तरंगों ने ये बता दिया कि हमें पता था कि एस तरंगे लिक्विड में नहीं जाती, ठोस में जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बस एस तरंगे यहाँ तक पहुंची हैं, आगे नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है ना, ये इधर तो चली गई बाहर तो क्योंकि ठोस था। तो हमारे साइंटिस्ट को पता चला कि हमारी जो क्रोड की लेयर है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। बट अभी आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, भूकंप पढ़ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा की बातें हैं, बाकी आप लोगों को थोड़ा सा मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, एस तरंगे क्या होती हैं, लिक्विड से नहीं गुजरती हैं, केवल ठोस से जाती हैं, और पी तरंगों के थोड़ी देर बाद पहुंचती है, इसलिए इन्हें द्वितीय तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है। अब परावर्तन, रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर लौट आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जबकि परावर्तन, रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमुख लगाया जाए, मतलब कि ये सब चीजें है ना, ये धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है, इनमें शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। तो जो धरातल पर तरंगे आती हैं, जब ये हमारी पी और एस वेव हमारी अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाती है ना, जब ये धरातलीय तरंगे बन जाती है तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाती है तरंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, वही शेल्स सरकती हैं, ठीक है, सेल्स का विस्थापन होता है, इन्होंने बोला ना शेल्स विस्थापित हो जाती है, तो वो शेल्स सरकती हैं तो हमारी इमारतें गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ठीक है। अभी अभी आपको मैं एक बार उस पर सिस्मोग्राफ का इसमें था, हाँ ये रहा, देखिए सिस्मोग्राफ पर ऐसे रिकॉर्ड होता है, पहले सिस्मोग्राफ पर आपकी पी तरंगे रिकॉर्ड होंगी, फिर आपकी एस तरंगे रिकॉर्ड होती है, उसके बाद आपकी धरातलीय तरंगे रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ तरंगों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें पी तरंगे जिस पर मापा जाता है, फिर एस तरंगे और फिर धरातलीय तरंगे। चलिए वापस चलते हैं वहीं। अब ये थोड़ा सा तरंगों के बारे में बताया है इन्होंने कि भाई तरंगे जो हैं वो शेडो जोन बनाती हैं अर्थ पर। तो मैं इन डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पहले तो हम पी तरंगों की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि पी तरंगे जो हैं वो तीनों फॉर्म्स में चलती हैं, लिक्विड में, गैस में, ठोस में, ठीक है ना। तो अभी जैसे यहाँ से अब ये देखिए इन्होंने दिखा रखा है, यहाँ से तरंगे पैदा हो रही है, पी तरंगे, ठीक है, देखिए ये इसका उद्गम है। अब पी तरंगे ये गया ठोस एरिया, ठीक है। अब हमें पता हमारी क्रोड लिक्विड में है, अब ये पी तरंगों को जाना तो चाहिए था सीधा ऐसे ठोस में, इसमें भी है ना, पर ये ऐसे नहीं जा रही है, देखिए ये कैसे गई है, ये यहाँ से ऐसे। तो ये क्या होता है आपको पता है कि ठोस में हमने क्या होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, ठोस में तरंगे रिफ्लेक्ट होके फिर जा रही हैं। तो जैसे इसमें दिया भी गया, और आपने देखा भी होगा छोटी क्लासेस में थे जब एग्जाम्पल्स बना के कि आप क्या करते थे पानी में,
अगर एक सिक्का डाल देते हैं हम तो हमें क्या दिखता है, सिक्का थोड़ा सा इधर सरका हुआ दिखाई देता है ना। हमने सीधा सिक्का डाला पानी की बाल्टी में और सिक्का उस सिधाई से थोड़ा सा सरका हुआ दिखाई देता है। हमने ये घर पर भी ये करके देखा होगा, क्योंकि हम जब क्लासेस में साइंस की क्लासेस लेते थे, टीचर्स बताते थे तो घर आके करते थे ना ये सब चीज़ एक्सपेरिमेंट्स। जैसे हम टॉर्च लाइट है, टॉर्च लेते हैं, उसकी लाइट हम उसके अंदर डालते हैं बाल्टी में या किसी चीज़ में, पानी में डालते हैं तो वो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो ही रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाया गया है कि लिक्विड में जो ये वेव्स है ना ये रिफ्लेक्ट हो रही है थोड़ी सी। यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल ये सीधी आ रही है और फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर तो सीधे जा रही है, ठीक है। तो ये ही शेडो जोन बना है कि पी तरंगे फिर जो रिफ्लेक्शन के कारण इस एरिया में पी तरंगे नहीं आने पाई इस एरिया में, ठीक है ना। तो इस एरिया में शेडो बन गई है, छाया, बल्कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र है ये, ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ ये देख लीजिए आप। तो ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। ये पी तरंगे हर जगह ठोस में चली गई, लिक्विड में भी जा रही है पी तरंगे, ऐसा नहीं ये जा रही है, पर ये थोड़ा लिक्विड में जाकर रिफ्लेक्ट हो गई है, इधर से भी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट हो गई ना। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एरिया जो है ये स्पेस रह गया, यहाँ तरंगे नहीं गई, तो ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, ठीक है। अब ऐसे ही एस तरंगों का देखते हैं। अब एस तरंगों का तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि एस तरंगे तो क्या होती है, लिक्विड से जाती ही नहीं है, तो ये चली गई एस तरंगे, ये ऐसे चली गई, ठोस था भाई सारा, ठोस मटेरियल्स में अर्थ के अंदर जो हमारा मटेरियल वो ठोस है, और यहाँ लिक्विड जैसे स्टार्ट होता है वहीं आके रुक गई है ना। तो ये इतना जो एरिया बन गया ना, ये एस तरंग का छाया क्षेत्र है, ठीक है ना। ये एस तरंग का छाया क्षेत्र है जो 103 के इधर और 103 डिग्री इधर और 103 डिग्री इधर बना, बाकी जो बच गया वो एस तरंग का छाया क्षेत्र है। और पी तरंग का छाया क्षेत्र 103 डिग्री इधर बन जाता है, 103 इधर बन जाता है, फिर 142 और 142 यानी 103 से 142 के बीच में और 103 से 142 के बीच में पी तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। ये ना सोचिएगा कि कहाँ से क्या फालतू पढ़ा रही है, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, इसलिए आपको अपना कंप्लीट सिलेबस लेके चलना है। और मैंने यहाँ आपको बताने की काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आप भी इसके बाद एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़िएगा, चाहे गूगल से पीडीएफ निकालिए, चाहे आपके पास बुक है तो वहाँ से पढ़िए, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप इनको चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से हो जाएंगे, फिर आप यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप उसमें कभी भी मात नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तरंगों से क्वेश्चन बनता है, भूकंप के उद्गम केंद्र अधिगम केंद्र से क्वेश्चन बनता है, भूकंप से हमेशा क्वेश्चन आता है, इतने एग्जाम्स में देखे हमने, सिस्मोग्राफ से क्वेश्चन आता है, रिएक्टर स्केल से कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये तरंगों के बारे में, पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं, पहले पहुंचती हैं अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा भूकंप के प्रकार और देख लेते हैं भाई, इसमें दे रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। एक सामान्य विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक, जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है ना, ये बोला सामान्य विवर्तनिक भूकंप, यानी कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की, उनकी टकराने से, ठीक है ना, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं पीछे, ये सारा भूकंप, तो ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होता है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स है। आप है ना इसके एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान ना देकर उसको पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमको ऐसे बिना ध्यान लगाए इनको पढ़ते जाएंगे ना, तो ऐसे ऊपर से जाएगा सब कुछ, एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। पर इनको थोड़ा सा समझिए तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स का मूवमेंट होता है, उससे भूकंप आता है, ठीक है। मेनली भूकंप यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखी जन्य भूकंप भी समझा जाता है। अब ज्वालामुखी जो है, एक ज्वालामुखी से भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है तब भी तो भाई कंपन पैदा होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, तब भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। नंबर तीसरे तरह का भूकंप होता है खनन क्षेत्रों में। भाई बहुत ज्यादा खुदाई खानों वगैरह में होती है, तो खुदाई हो जाने से जो खदानें हैं उनकी छत ढह जाती है ना, खानों की छतें, भाई नीचे से तो खुदाई करते चले गए, मटेरियल्स निकाल लिया, ऊपर पतली सी छत की जो लेयर बच जाती है, तो वो क्या होती है, टाइम आने पर गिर जाती है। तो जब वो छत गिरती है तो अचानक से हल्का झटका महसूस होता है, उसे ही नियात भूकंप कहा जाता है। अब आ सकता है कि नियात भूकंप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो खनन क्षेत्र में खदान खानों की छत ढह जाने से जो हल्का झटका आता है, उससे जो भूकंप आता है उसे नियात भूकंप कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी परमाणु बम, रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होती है, और इस तरह के झटकों से भी भूकंप आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, विस्फोट विस्फोट भूकंप कौन सा होता है, परमाणु बम या रासायनिक विस्फोट से पैदा होता है। और जो भूकंप बड़े बांध, ये बांध है भाई, बाघ लिखा हुआ ध्यान से देख लेना, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं ना, उन्हें बांध जनित क्षेत्र भूकंप भी कहा जाता है, ठीक है ना।
बांध जनित भूकंप कौन सा, जो बांध वाले क्षेत्र में आता है। तो ये भूकंप पे भाई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, मैंने जो जो था इसमें आपको बताने की कोशिश की है। और आगे तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा। भूकंप के प्रभाव ये तो आपको पता ही है भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बिल्डिंग गिर जाती है, पर्वतों से बर्फ ग्लेशियर्स फिसल जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आने के बनते हैं। एक तो छाया क्षेत्र देख लीजिएगा भाई, 103 या 105 से 145 की डिग्री, यानी कि 105 और इस कहीं कहीं 105 भी है और कहीं 103 भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो जो पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है ना, वो 105 या 103, कोई कंफ्यूज ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो 3 मिलेगा या 5 मिलेगा, समझ जाना। और 145 डिग्री के बीच में बनता है पी तरंग का छाया क्षेत्र। और एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो आपका 105 के बाद बनता है, 105 105, ठीक है ना। पी तरंगे तरंगों से क्वेश्चंस भाई 100% बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तरंगों के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है ना। और भाई उद्गम केंद्र अधिगम केंद्र क्या है ये भी मैंने समझा दिया है। अगर आपको कहीं कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई मैंने कुछ गलत समझाया, किसी तरीके से आपको समझ नहीं आया है, तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि मैं जब आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और इस टॉपिक पर आप तैयार कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़िए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मैं अभी थोड़े से मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन, सिर्फ आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।